बिजनेस स्टडी में जितना भी हमारे चैप्टर हो चुके हैं, जितना हमारा कोर्स हो चुका है, उनका सबका आपको रिटर्न वर्क कंप्लीट करके और रजिस्टर को स्कूल में आकर दिखाना है। जो स्टूडेंट्स स्कूल में आ रहे हैं वो अपने रजिस्टर लेकर आएँ और मुझसे चेक करवाएं। बिजनेस स्टडी में जितना हम कंप्लीट कर चुके हैं वो सभी चैप्टर एक बार हम देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ स्टाफिंग, सेवंथ डायरेक्टिंग, एट्थ कंट्रोलिंग एंड नाइन बिजनेस फाइनेंस, जो अभी हमारा कंटिन्यू है। सभी चैप्टरों के डिटेल में सारे मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स मैं आपको समय समय पर एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ और बताती भी रहती हूँ कि किस प्रकार से आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। बिजनेस फाइनेंस में जो हम अभी तक कर चुके हैं उसमें इंट्रोडक्टरी है, मीनिंग, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी जो नीचे दी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट, ये वाली डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जितने भी राइटर की आप डेफिनेशन करेंगे उनके साथ आपको ये भी लर्न करना है। इसके बाद हमने देखे थे स्कोप और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल फंक्शंस में हमने दो तरह के इसके अप्रोचेस देखे हैं, फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड मॉडर्न अप्रोच। इसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, एक मैनेजर के जो कि वित्तीय प्रबंधक होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, ये भी हमने यहाँ पे डिटेल में 7 पॉइंट्स के माध्यम से देखा है। ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से लर्न भी करना है और लिखना भी है। फाइनेंशियल डिसीजन, इसमें ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। 3 तरह से फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड डिविडेंड डिसीजन। इस प्रकार से इसको भी आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। यदि आपने ध्यान से वीडियो को सुना होगा तो आपको क्लियर होगा, इसके एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब वित्तीय नियोजन। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स एक ऐसा कार्य जिसमें हम पूंजी की संरचना को या कैपिटल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से एनालिसिस करके और किस तरह से हमारे यहाँ कैपिटल की हम पूर्ति करेंगे या किस तरह से असेट्स को लेकर आएंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल process which decides in advance the capitalization and capital structure of the enterprises। जो वित्त है हमारा मतलब फाइनेंस है, उसका हम किस तरह से प्लान करें, उसके लिए पूंजी की कुल हमारे पास कितनी अमाउंट रहेगी, पूंजी के स्वरूप कैसा रहेगा, पूंजी के उचित हम प्रबंधन के लिए क्या क्या नीतियाँ बनाएंगे, इनका सबका पहले से निर्धारण किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होगा उसका जो शाब्दिक अर्थ होगा उसमें भी पूंजी संबंधी भावी सारे कार्यक्रमों की हम पहले से रूपरेखा बना लें। तो पहले से जब हम निर्धारित कर लेंगे तो हमारे पास किस सोर्स से कैपिटल इकट्ठी होगी वो हमें पूरी जानकारी होगी और हमारे लिए आसानी होगी कि हम हमारी पूंजी को किस हद तक बढ़ा सकें। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस of determining the objectives, policies, procedures, programs and budget to manage effectively the financial activities of an enterprises. It refers to formulation of plan for the procurement, investment and administration of funds. इसे जब डिफाइन किया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह से बजट को मैनेज किया जाएगा, इतना इफेक्टिव तरीके से किया जाएगा कि सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है वो हमारी जितना हमारा फाइनेंस है उसमें पूरी कर ली जाए और जितना हम एकत्र कर रहे हैं फाइनेंस या जितना वित्त एकत्रित किया जा रहा है उसमें हमारी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो सके। इन द ओपिनियन ऑफ गेस्टनबर्ग्स, फाइनेंशियल प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज: determining the amount of capital required by an enterprise so as to carry out its activities smoothly, that is capitalization.
determining the pattern of securities to be issued for obtaining the required funds, that is capital structure, determining suitable policies for proper utilization and administration of capital, that is management of assets. Thus, financial planning is determining in advance the amount and types of capital required for the commencement and smooth functioning of the business enterprises. गैस्टनबर्ग ने अपनी डेफिनेशन में यह क्लियर समझाया है कैपिटलाइजेशन क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा और असेट्स का मैनेजमेंट किस तरह से होगा। इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से समझ करके और जो पूंजी निर्माण के लिए हम कहाँ से पूंजी को एकत्रित करेंगे, इसके दो पहलू होंगे। एक तो वह पूंजी संगठन को संकेत करती है और दूसरे यह कि जो भी हम बिजनेस में अपनाएंगे, जो पॉलिसी अपनाएंगे जिसके थ्रू हम फाइनेंस की व्यवस्था करने वाले हैं, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत होगा। कौन कौन से फंड या कौन कौन सी शेयर इशू करके हम अपनी कैपिटल को कलेक्ट करेंगे और इन सब के साथ में हम किस तरह से हमारी संपत्तियों का भी मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो जो सूटेबल हो, जिसका हम सही यूज़ कर पाएँ, उन्हीं संपत्तियों को हम हमारे यहाँ पर सही तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि जिससे हम लाभ प्राप्त कर सके वही हमारी पूंजी के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक बहुत ही विस्तृत शब्द है, जिसमें कैपिटल को एकत्रित करना, कलेक्ट करना, असेट्स का मैनेजमेंट करना, समय समय पर वित्त की व्यवस्था करना, इन सब बातों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फाइनेंस की प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कैपिटल का। पूंजी को मतलब कैपिटल को हम सबसे पहले फिक्स करें कि कितनी कैपिटल हम लगाएंगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, हम शेयर्स इशू करेंगे, फिर उसके कितने प्रकार के शेयर्स निकालेंगे और फिर कैपिटल का किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। तो इस तरह से फाइनेंस के संबंध में हमें सबसे पहले निर्धारण करना होगा, डिटरमाइनिंग करनी होगी, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना होगा, उनका फिर फॉर्मुलेशन किया जाएगा फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का, और जो पूंजी की कुल मात्रा निश्चित करना है। इसमें जो हम इक्विटी शेयर्स का निर्धारण करेंगे, जो हमारे फंड्स को चुनेंगे कि हम कितने फंड्स और किस तरह के हमारे रिजर्व्स और फंड बनाएंगे, उनका हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हमने जितने भी डेटर्स हैं उनसे अमाउंट को रिसीव करने के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाएंगे, इन सब बातों का, और हमारी फिक्स्ड और करंट एसेट्स में पूरी तरह से मैनेज करना कि हम कौन सी संपत्ति का कब यूज़ करेंगे, ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो वित्तीय नियोजन है उसके प्रकार। In financial planning can be classified according to time. Short-term financial planning, it involves planning for 1 year. It is related to mainly the arrangement of working capital. Medium-term financial planning, it is mainly done for time period between 1 year to 5 years. It relates to maintenance of fixed assets, research and development work, etc. Third है long-term financial planning. Planning done for more than 5 years is called as long-term planning. It relates to finalization of capital structure, purchasing of fixed assets, expenses on growth and expansion, etc. तो इस तरह से जो फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रकार हैं, उसमें समय के आधार पर जो हम प्लान करते हैं उसमें अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, और मिडिल टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब मध्यकालीन वित्तीय नियोजन, और लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए या दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। तो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन मतलब शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, उसमें सामान्यतः हम व्यवसाय में 1 वर्ष की अवधि के लिए जो भी योजना या प्लान करते हैं वो आती है। यह वित्तीय योजना जो होगी उसमें हम मध्यकालीन या मिडिल टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और जो लॉन्ग टर्म है उसके ही एक भाग के रूप में इसे प्रिपेयर किया जाता है। जो अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है
उसमें मुख्य रूप से प्रमुख रूप से हम वर्किंग कैपिटल की प्लान करते हैं या उसका मैनेजमेंट करते हैं। इसमें जितनी भी हमारी शॉर्ट टर्म की फाइनेंस की व्यवस्थाएं उनको करने का कार्य किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के बजट होते हैं या जो हमारे लाभ हानि विवरण है जो हमने सोचे हुए हैं किस तरह से बनाए जाएंगे, जो फंड्स हैं उनकी हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, उन्हें किस तरह से हम क्रिएट करेंगे और उसका उपयोग और उसका भी हम पूरा स्टेटमेंट देंगे। मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में जो हमारी मध्यकालीन वित्तीय योजनाएं हैं उसमें संपत्तियों के हम इस्टेब्लिशमेंट को, उनके मेंटेनेंस को और जो छोटी या शॉर्ट टर्म अवधि के लिए जितने भी हमने प्रोग्राम्स चलाने हैं उनके लिए फिर रिसर्च भी करना और उनके जितने भी डेवलपमेंट करना है उनको पूरी तरह से हम उस पर नज़र रखेंगे। और जितना भी हमने 1 साल से 5 साल के बीच की जो अवधि में या पीरियड में हमने जितना भी यहाँ फाइनेंस की व्यवस्था की है उसका सही यूज़ किया है या नहीं, इसको भी देखने का या मॉनिटर करने का काम इसमें किया जाता है। जो लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय या दीर्घकालीन वित्तीय योजनाएं हैं उसमें 5 साल से अधिक या 5 साल मतलब कम से कम मिनिमम 5 साल इसकी अवधि होनी चाहिए। यह जो योजना होगी उसमें बिल्कुल ब्रॉडली हम हर उसके पहलू पर ध्यान देंगे। बिजनेस में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी कैपिटल लगाई हुई है, जितने भी हमें फाइनेंस के स्रोत प्राप्त हैं, उसमें सभी को हम इंक्लूड करके और यह ध्यान रखना रहेगा कि हम दीर्घकालीन जो वित्तीय लक्ष्य होते हैं हमारे उनको हम प्राप्त आसानी से कर सकें, जिसके लिए हमें पूंजी की मात्रा, पूंजी का स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारी असेट्स है उसको हम इस्टेब्लिश करें और उसके विकास और विस्तार के लिए भी हम कैपिटल की व्यवस्था को करें। तो पूंजी प्राप्त करना हमें बहुत ऐसा कार्य होगा जो हमें पहले से डिसाइड करना होगा कि हम कौन सी टर्म की कैपिटल को या कौन सी टर्म की फाइनेंस को किस तरह से हम अरेंज करें। इसीलिए सबसे पहले हमें पूरा प्लानिंग देखना होगा कि हमने कैपिटल के लिए किस तरह से पहले से ही प्लान किया हुआ है और हमारे बिजनेस में किस तरह के कैपिटल की हमें आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय प्रबंध का महत्व। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ एन एंटरप्राइज properly. It estimates future financial requirements and arranges for securities या securing the required funds at proper time. फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इसका महत्व इसीलिए होता है क्योंकि इसकी जो सफलता है, इसकी कंप्लीटनेस जो होगी, इसकी पूर्णता होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितने अच्छे से प्लान किया है। जो बिज़नेस का हम डेवलपमेंट करते हैं, उसको विस्तार करते हैं, उससे संबंधित सभी योजनाएं हमारी सुदृढ़ता पर निर्भर करती है कि हमने कितने अच्छे से पूरा प्लानिंग किया है। और यदि हमारा प्लान अच्छा है, हम अपने कैपिटल को पूरी तरह से यूज़ कर पा रहे हैं, तो बिज़नेस का जो हमारा ग्रोथ है, डेवलपमेंट और दोनों होता रहेगा। इसलिए बिज़नेस में फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इसे पॉइंट्स के माध्यम से देखते हैं। सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ ए बिजनेस। अ बिजनेस कैन बी रन सक्सेसफुली ऑन द साउंड फाइनेंशियल प्लान। देयर शुड बी प्रॉपर एंड एडिक्वेट consideration of size and future expansion of business so that plan is formulated accordingly. सफलतापूर्वक या जब हम बिजनेस में प्रवर्तन करेंगे या प्रमोशन करेंगे तो उसके लिए प्रवर्तन के लिए जब हम एक अच्छा सा प्लान करते हैं, जब हम प्रवर्तन करते हैं मतलब प्रमोशन करते हैं, तो उसके पहले ही जब हम एक अच्छी योजना यदि बना लेते हैं तो बिज़नेस के एस्टेब्लिशमेंट के पहले ही हम बिज़नेस का जो आकार है, उसका क्या हमारा स्कोप रहेगा, कितना क्षेत्र रहेगा, उसको हम भविष्य में और कितना बढ़ा सकते हैं, इन सब को हम इस तरह से पूरा सोच समझकर और फ्लेक्सिबल एक हमारी बिजनेस की प्लानिंग को
करेंगे, ताकि हम हमारे फाइनेंस की इस तरह व्यवस्था कर सकें कि हमारे प्रवर्तन में हमें सफलता प्राप्त हो सके। गाइड टू डेवलप अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। It serves as a guide in developing a sound capital structure so as to maximize return to shareholders. It is helpful in maintaining a proper balance between equity and debt fund. Proper coordination in sources of capital. The capital of enterprises is acquired from different sources. It is necessary to make such a plan that it earns maximum profit at a low cost of acquiring funds. An intelligent estimates of current and future requirement should be properly made. फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को साउंड कर सकते हैं, मतलब उसका विकास करना और किस तरह से उसमें हम मार्गदर्शन प्राप्त कर लें, यह बहुत कुछ डिपेंड करता है फाइनेंशियल प्लानिंग पर। तो वह हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम कितनी कैपिटल को रख रहे हैं या हमारे यहाँ कैपिटल की क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इसे पहले से ही डिसाइड कर लेना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में जब जिस तरह से हम सभी साधनों का उचित उपयोग करते हैं, सभी का हम व्यवस्था करते हैं, जितने भी साधन हैं उसमें पूंजी के हमने जो जुटाव किया है या जो हमने एकत्रित किया है उसकी लागत अलग अलग क्या है। जो हमारा इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हमारी संस्था को ऐसी स्थिति प्रदान कर देता है जिसमें हमने विभिन्न स्रोतों के जितने भी हमने सोर्सेस हैं उन सब से जितने भी कैपिटल को हमने कलेक्ट किया है उसका हम लाभपूर्ण एक बैलेंस तय कर सकें या संतुलन स्थापित कर सकें। इस स्थिति में पूंजी की जो लागत होती है, कॉस्ट होती है, वो कम से कम होती है और संस्था को जो लाभ होता है वो मैक्सिमम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। Financial planning helps in effective utilization of funds. Funds can be allocated for various projects in accordance with their relative significance. Thus, wastage of capital is avoided. प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना मतलब पूरा उपयोग कर लेना हमारे फंड्स का। हमने फ्यूचर के लिए जो भी फंड्स को बनाया है उन सभी को प्रॉपर इस तरह से मैनेज करना कि हमें जब आवश्यकता हो तो हम उन फंड्स में से अमाउंट ले सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इफेक्टिव तरीके से हम उसका फंड्स का यूटिलाइजेशन कर सकें, ऐसा हम वित्तीय प्लानिंग करेंगे या फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कैश। द फाइनेंशियल प्लान इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर कैरिंग out the operation of the enterprises smoothly and without any hindrance. The financial executives therefore ensure liquidity and solvency of the enterprises. He has to avoid the danger of loss of credit worthiness of the business in the market through availability of cash as and when required. कैश का मैनेजमेंट करना, हम किस तरह से अपने यहाँ की कैश को मैनेज करें, किस तरह से हम हमारी कैश को इस तरह से यूटिलाइज करें कि जिससे हम उसका मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। मैनेजमेंट के जब हम बात करते हैं तो हमें सभी चीज़ों का, सभी फाइनेंस की जितनी भी कैश का मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि लिक्विडिटी बनी रहे, मतलब तरलता रहे। सॉल्वेंसी या जब हमारी ऐसी दिवालिया होने की स्थिति हो या जब हमारा बिजनेस समाप्त हो रहा हो तो उस समय भी हमारे पास कैश की व्यवस्था हो सके। इस तरह से हम पहले से ही हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में इसके लिए एक क्लॉज रख सकें या हमारे फंड के रूप में या किसी भी तरह हम अपने कैश को उस समय तक बचा कर रखें। फाइनेंशियल जो एग्जीक्यूटिव होगा उनको यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उन्हें इस चीज़ के लिए इंश्योर होना है कि उनके इंटरप्राइजेस का जो वर्किंग है वो स्मूथली चलता रहे, किसी भी तकलीफ के या किसी भी कठिनाई को वे जब सामना करना पड़े तो वे आसानी से उसके लिए तैयार रहें और किसी भी ऐसी डेंजर स्थिति को या जब लॉस होने वाला हो तो ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही वे प्रिपेयर रहें और वो अपने
ऐसी व्यवस्था करके रखें कि उन्हें कैश की कभी भी कमी महसूस न हो। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी वो होगी कि कैश का सही मैनेजमेंट कर लिया जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए होता है कि कैश की अवेलेबिलिटी किस तरह होती है बिजनेस में, उसको किस तरह से मैनेज किया हुआ है मैनेजर ने, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा। क्योंकि एक अच्छा मैनेजर होगा वो सारे क्लॉज को पहले ही देख करके, परख करके और उसका एनालिसिस करके उसके लिए जो उसे तैयारी करनी है या जो उसको व्यवस्था करनी है, जो उसको फंड्स का बनाना है या कैपिटल की दूसरी कहीं व्यवस्था करनी है, तो वो पहले से ही उनके लिए पूरा प्रिपेयर रहे। Next, effective control. A financial plan enables the management to exercise effective control over the financial activities of an enterprises. Actual utilization of funds can be kept in accordance with the planned utilization. जब हम पूरी तरह से प्रभावपूर्ण तरीके से कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो फाइनेंशियल प्लान जो हमने किया है उसमें मैनेजमेंट के जो इफेक्टिव तरीके से कार्य करने वाले मैनेजर्स होते हैं वो अपनी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी को इस तरह से संचालित करते हैं कि वो एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट दे पाए। एक्चुअल जो यूटिलाइजेशन हुआ है फंड्स का वो पहले से सोचा हुआ है और जो हमने प्लान किया है, जो हमारी प्लानिंग में था कि हम किस तरह से अपने फंड को कब, कहाँ और कैसे यूज करेंगे, उसका सही यदि हमने उस समय उपयोग कर लिया तो वो इफेक्टिव कंट्रोल के द्वारा हम अपने फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको सक्सेसफुल बना पाएंगे। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल areas. Financial planning provides policies and procedure for coordinating different functions area of a business. जितना भी हम समन्वय करना चाहते हैं जो बिजनेस में हमारे अलग अलग कार्यों के लिए हमें जितने भी एरिया दिए हुए हैं, मीन्स हमारे बिजनेस के जितने भी फंक्शंस हैं उन सब के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स में हम किस तरह से हमारे कैपिटल को एडजस्ट करें, किस तरह से हमारी कैश को इस तरह से संचालित करें कि किसी भी एक डिपार्टमेंट में कैश की कमी महसूस न हो। सभी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग और अपनी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करते रहें और जो जिसका कार्य है वो उस कार्य को पूरी तरह से सक्सेसफुली करता रहे, उसमें किसी भी तरह की कहीं कैश की कमी न हो और न ही फाइनेंस की बीच में व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़े। 8 point, disposal of surplus. A good financial plan should contain the policy of the enterprises for disposal of surplus funds. It should ensure a fair return on investment of shareholders and should plan effectively for retaining enough funds to meet the needs of expansion of the organization. एक अच्छा जो सरप्लस का पॉइंट होता है उसमें ये होगा कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग वही होगा जिसमें कि हम अपने फंड्स को सरप्लस में करें, मतलब जितना हमने फंड्स का सोचा है उससे और अधिक का हम फंड बना पाए। यदि हमारा प्रॉफिट जितना हमने सोचा था उससे अधिक हुआ है, हमारी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग सारी प्रोसेस हो चुकी है, उसके बाद जो हमारा अधिक पैसा है उसे हम फंड में जो रेगुलरली लगाते हैं उससे भी अधिक का यदि फंड हमारा प्रिपेयर हो रहा हो तो उसे हमें कर लेना चाहिए। इस बात के लिए हमें पूरी तरह से इंश्योर होना चाहिए कि जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें हमने शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड दे दिया है और जो हमने प्लान किया था शेयर होल्डर्स के लिए उनके लिए भी हमने जो उचित फंड की स्थापना करनी थी, क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए भी अलग से लाभांश के फंड प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उन्हें भी हम बढ़ा सकें, विस्तार कर सकें, उनका एक्सपांड कर सकें उन्हें, और उनके डेवलपमेंट के लिए भी हम कई प्रयास करते रहें। जो बिजनेस का एक मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ कमाना होगा और बिजनेस के मूल्य को अधिक करना, मतलब गुडविल को भी बढ़ाना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी बिजनेस का जो हम अनुकूलतम स्तर तक विस्तार और विकास करना चाहते हैं तो वो हम कर पाएंगे और जो कुशल वित्तीय नियोजन होगा
पर पूरे भविष्य की हमारी बेसिक में रहेगा वो, क्योंकि बिजनेस के जितना भी विस्तार करना है या विकास करना है उनमें सभी कठिनाइयों को दूर करके और जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो वो हमारे सरप्लस के रूप में सामने आता है। और उस जब हम लाभ प्राप्त करते हैं तो जितना हम अधिक से अधिक लाभांश का वितरण करते हैं, मतलब जितना डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे भी बिजनेस की काफ़ी गुडविल एस्टेब्लिश होती है या बनती है। तो इस प्रकार से जितने भी हम संचालन क्रियाएं करते हैं बिजनेस में, उन सब संचालन की जो क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उन सब के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वित्तीय नियोजन है, उसे बहुत अच्छे से करना चाहिए। मतलब इस तरह से हम प्लान करें कि वह प्लान के एक एक बिंदु को हम पूरी तरह से क्रियान्वित कर सके या उसे कार्यात्मक रूप में भी हम ले सकें। जो समय के अनुसार हम प्लानिंग में चाहते हैं कि यदि कोई चेंज हो, कोई परिस्थिति हो, तो उसका भी हमें एक क्लॉज निश्चित रूप से रखना चाहिए। तो इसलिए बिजनेस में इम्पोर्टेंस होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन यदि बहुत अच्छे से किया जाए और उसकी सारी पूर्ति भी हो जाती है तो बिज़नेस काफ़ी ग्रोथ करता है और बिजनेसमैन को काफ़ी उसमें और ऐसे चांसेस होते हैं कि वो अपने बिजनेस को और डेवलप कर सके और जो विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं उन्होंने उस उद्देश्यों को प्राप्त करके और बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। तो इस प्रकार से जो हमारा वित्तीय नियोजन है, वित्तीय नियोजन के महत्व को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वित्तीय नियोजन जो होगा वो बिजनेस की एक धुरी के रूप में रहेगा। यदि अच्छा प्लान किया गया है तो उसके परिणाम भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अब है इसके बाद लिमिटेशंस और डिमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये देखेंगे हम। इसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अभी तक जितना किया है उसे आप अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट डाउन करें, रजिस्टर में लिखें और नोट्स के माध्यम से आप उसे अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उस पॉइंट को पढ़ने के बाद आप उसे समझ करके और अपनी रफ कॉपी में लिख कर देखिए। आपने जितना समझा था कि आप उतना लिख पा रहे हैं। यदि आपको सेटिस्फेक्शन है कि हाँ जितना हम सीख चुके हैं वो हमने कंप्लीट लिखा है, तो आप उसकी मुझे फ़ोटो भी सेंड करके भेज सकते हैं कि आपने कौन सा पॉइंट लिखा है और कौन से पॉइंट को आपने लर्न करके भी लिखा है और उसे समझा भी है। और यदि आप लर्न करते हैं तो लर्निंग की वीडियो भी यदि बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लर्निंग की वीडियो आप जितनी ज़्यादा बिजनेस की इसमें शेयर करेंगे बिजनेस स्टडी में, उतनी ज़्यादा आपके लिए बहुत उसके आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये आपकी ग्रेडिंग में इंक्लूड होगी। तो आप ध्यान रखिए, आपकी लर्निंग चलती रहनी चाहिए, आपको अपने रजिस्टर को कंप्लीट रखना है। बिजनेस स्टडी में आपको रेगुलर स्टडी करनी है, हर एक पॉइंट को क्लियर समझ करके और उसके कंसेप्ट को भी क्लियर रखना है। फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पोर्टेंस के बाद लिमिटेशन और डिमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी दिए हुए हैं। इसमें जो बेस्ड ऑन फोरकास्ट है, लैक ऑफ मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, इफेक्टिवलेस एंड फास्ट चेंजेस, इस तरह से ये जो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके अर्थ है कि यह पूर्वानुमानों पर आधारित है। जो इसमें लैक ऑफ मैनेजर कोऑर्डिनेशन मतलब जो उनके प्रबंध की जो समन्वय होता है उसका अभाव होता है। लैक ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग्स टू जो हमारी इफेक्टिवलेस मतलब पूरी तरह से जब हम उसके लिए प्रभाव को समाप्त समझते हैं तो वो इफेक्टिवलेस होगा, मतलब कुछ भी उसका प्रभाव नहीं रहता। और जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, तो लैक ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, हम जो समय के अनुसार चेंजेस होते रहते हैं उसके लिए स्ट्रिक्टली कोई भी ऐसा प्लान नहीं बना सकते जिसमें कि समय के अनुसार जब हम चेंज करें तो वहाँ पर भी उसे अप्लाई कर पाएँ। और फास्ट चेंजेस मतलब जो तीव्र गति से जो चेंजेस होते हैं, तो इसीलिए जो चेंजेस के 2 पॉइंट हैं इनको आप एक ही पॉइंट के रूप में करेंगे।
फास्ट चेंजेस वाला पॉइंट आप कर लेंगे तो ये दोनों ही पॉइंट आपके एक तरह से हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो 4 क्रिटिसिज्म या डिमेरिट्स या लिमिटेशंस दिए, इन्हें भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और निश्चित रूप से इसके प्रॉफिट ज़्यादा हैं या एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस इसका काफ़ी है, इसलिए इनके जो लिमिटेशन है उसे इग्नोर कर दिया जाता है और इसे फाइनेंशियल प्लानिंग को एक सक्सेसफुल प्रोसेस मानी जाती है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट याद करना है और जो भी आप इसमें नहीं समझ पाए हैं, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, या तो फ़ोन कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके। तो आप अपनी स्टडी को करते रहिए, जो भी डाउट आते हैं उसे पूछते रहिए। आपके स्कूल में भी अभी डाउट क्लासेस चल रही है, तो आपको जो भी समस्या हो आप उनका समाधान करवाइए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। आप जब भी स्कूल आएंगे तो आप अपने रजिस्टर को कंप्लीट लेकर आइए। यदि थोड़ा उसमें लिखने का रह भी गया हो तो भी लेकर आइए। यहाँ पर आपके रजिस्टर को पूरा करवा लिया जाएगा और क्या उसमें कमी रह गई ये भी बता दिया जाएगा। और जो हमारे नोट्स आपने अगर बनाए हैं, जो मैं आपको समय समय पर बताती गई हूँ, यदि वो नोट्स प्रिपेयर हो गए हों तो उसे भी आपको मुझे चेक करवाना है।